हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल 3D BSc क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक यानी कि आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। यूनिट 1 क्या आती है हमारे पास? यूनिट 1 थी हमारे पास रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उससे ही रिलेटेड है यूनिट 2 भी। यूनिट 1 में हमने पढ़ा था सबसे पहले ही वही हमारे पास फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस पढ़ा था। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, इसमें हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब और छोटे मोटे टॉपिक भी पढ़े थे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, तो ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा स्पेशल लास्ट टॉपिक था हमारे पास, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और कुछ हमने कुछ उसके क्वेश्चन आंसर देखे थे। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने दो कॉन्सेप्ट देखे थे, टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वहाँ पर ही दे दिया था, लेकिन इस चैप्टर में इसका मेन यूज़ है। इसमें हम इसकी इक्वेशंस भी ड्राइव करेंगे, कैसे कैसे टाइम डायलेशन होता है, कैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती है, क्या ये होता है, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में हमारे पास है, चैप्टर का नाम है रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक, यानी कि जो हमने वहाँ पर हम चीज़ों को प्रूफ नहीं कर पाए थे, या जो चीज़ वहाँ पर जैसे स्पीड ऑफ लाइट को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, वो कहाँ पर डिफाइन होंगी? इस यूनिट में डिफाइन हो रही होंगी। स्पीड ऑफ लाइट का डिफाइन का मतलब ये नहीं, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तो हमें पता था, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट का मतलब ये कि वो दोनों ही इनर्शियल फ्रेम में सेम क्यों है, यानी कि हर एक इनर्शियल फ्रेम में उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज क्यों नहीं हो रही है। तो वो सब इसमें हम देखेंगे कैसे होता है। तो हमने पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्म, इसमें पढ़ेंगे हम लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। उससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। स्पेस टाइम, जो कि हमने पहले भी देखा था। स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? सो मैंने कहा था हमारे यहाँ पे किसी भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी। एक तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, इसमें तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, और एक टाइम कोऑर्डिनेट्स। तो इन सबको जब एक साथ यूज़ करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम? स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स। या फिर इसकी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बताए थे, किस साइंटिस्ट ने बताए थे? मिनोस्की स्पेस। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? मिन्कोस्की स्पेस भी बोलते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास, आप सोच रहे होंगे कि सर हम लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन तो पढ़ ही क्यों रहे हैं, जो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था हमारे पास, तो लोरेंट्स की जरूरत ही क्या हुई? तो लोरेंट्स क्या हुआ, देखो इसकी क्या जरूरत थी हमारे पास। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये था कि हम टाइम को क्या मान रहे थे? टाइम इज एब्सोलूट। जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, ये थी। और टाइम इज एब्सोलूट एंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कुछ नहीं था। मतलब स्पीड ऑफ लाइट भी क्या कर रही थी, उसमें उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी चाहिए थी। स्पीड ऑफ लाइट शुड बी चेंज क्यों करनी चाहिए थी? क्योंकि हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था कि अगर हमारे पास दो फ्रेम होते थे, एक फ्रेम एस था और दूसरा फ्रेम हमारे पास एच डैश था, तो उसमें अगर इसलिए वी वेलोसिटी से आगे कर रहा है, तो हमारे पास दो एक पॉइंट है जो किसी वेलोसिटी से यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एस डैश के रेस्पेक्ट में और एस के रेस्पेक्ट में अलग अलग वेलोसिटी आई थी। वो क्या आई थी? जो यू डैश था वो हमारे पास यू माइनस वी के ये आया था हमारे पास, यानी कि एस डैश के रेस्पेक्ट में देखने पर उसकी वेलोसिटी कम हो गई थी। तो ऐसे ही स्पीड ऑफ लाइट की होनी चाहिए थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन ये इसको नहीं हो पाया था। अब इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ने पड़ी? लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की। तो हमसे प्रूफ करने लगे कि बताओ कि हमें लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसको देखते हैं सबसे पहले कि हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हमें हटाना पड़ा। तो सपोज करो कि हमारे पास टू फ्रेम्स हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, जो एक फ्रेम एस है, दूसरा फ्रेम एच डैश है। फ्रेम एस एंड एच डैश है। एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये एस एंड एच डैश है। हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू एस क्या है? एक्स वाई जेड टी। और विद रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम वो क्या है? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। तो ये तो सिंपल था। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? एक्स। ये वाला डिस्टेंस था हमारे पास एक्स डैश, और ये वी वेलोसिटी से आगे कर रहा है, तो टी टाइम बाद इसकी डिस्टेंस हो गई होगी वी डैश। तो हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आई थी कि एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, इन फ्रेम एस, एक सेकंड लिख लेते हैं अच्छे से नेक्स्ट पेज पर। ये नहीं, इन फ्रेम एस,
फ्रेम एस में हमारे पास एक्स क्या होगा, एक्स डैश इन फ्रेम एच डैश, तो एक्स डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, वो क्या आया था एक्स माइनस वी टी, ये था। और फ्रेम एस में एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम, एक्स डैश प्लस वी टी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं। तो लाइट के लिए हम क्या क्या काम करेंगे, लाइट की स्पीड को हम एक बार फ्रेम एस में देखेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्रेम एस, तो वो क्या होगी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड क्या होता है सी, स्पीड ऑफ लाइट सी, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा देखना, यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस लेंगे तो ये ओरिजिन ये होगा, तो वो क्या होगा, तीन कोऑर्डिनेट्स होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हमें पता है ये 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना लग रहा है फ्रेम एस में, वो है हमारे पास टी। क्लियर है, तो ये हो जाएगा सी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अब किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे हम, फ्रेम एच डैश के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एच डैश, वो क्या होना चाहिए था, सेम यही होना चाहिए था, बस वहां पर ये चेंज हो जाएगा, सी डैश स्क्वायर का स्क्वायर एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया मैंने इसको, और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है और टाइम एब्सोल्यूट है, तो ये दोनों 1 से अगर 2 को लाना चाहिए या 2 से 1 को लाना चाहिए, तो दोनों ही क्या आनी चाहिए, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है, तो उसको देखते हैं अब हम। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में चेंजेस करके देखेंगे, क्या इक्वेशन नंबर 1 आ रही है एज, हमें क्या पता है कि एक्स डैश क्या होता है हमारे पास, एक्स माइनस वी टी होता है, और हमारे पास वाई डैश इज इक्वल टू वाई होगा और जेड डैश इज इक्वल टू जेड होगा, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टी डैश इज इक्वल टू टी भी होगा। तो यहाँ पुट करेंगे तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश की जगह पर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश की जगह पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस के 2xvt प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन नंबर 1 के बराबर आई है, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 है सी स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो है, लेकिन साथ में क्या आया है ये माइनस 2xvt इंटू प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर आया है, तो यानी कि ये इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 मानूं तो हेयर इक्वेशन 3 इज नॉट लाइक इक्वेशन 1, so we can say that if speed of light remains same, then Galilean transformation can't explain this। यानी कि क्या था कि अगर हमारे पास ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड को हम क्या मान लें कि सेम है, क्योंकि जैसा हमने देखा था आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसी कंडीशन को मानते हुए अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो हमारे पास उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो इक्वेशन नहीं आ रही है। ये इक्वेशन आ जाती, लेकिन कब आती, जब हम ये लेते कि फ्रेम एस में अगर स्पीड सी है तो फ्रेम एच डैश में स्पीड कितनी होनी चाहिए थी, सी डैश इज इक्वल टू सी माइनस वी, यही तो होती थी हमारे पास, यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी। तो इस वाले का अकॉर्डिंग करते तो ये हमारे पास सेम आ जाता, लेकिन हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी ही नहीं, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके लिए हमारे पास
एक लोरेंस साइंटिस्ट है, हमारे पास किसकी आवश्यकता हुई, फिर लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की नीड हुई। क्लियर है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो वी नीड ए न्यू टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए हमें लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की यूज हुई या हमें लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया। ठीक है, अब लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ कंडीशंस थी। अब वो कंडीशंस क्या थी देखो, अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछा जाए कि कंडीशन बताओ लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, तो सिंपल, बस ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल, द ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी लीनियर, जो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होना चाहिए। द स्पीड ऑफ लाइट इन ईच इंस्टेंस शुड बी सेम, ये हमें पता ही है। द ट्रांसफॉर्मेशन शुड नॉट बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट पोजीशन एंड टाइम, यही बात है कि वो एब्सोल्यूट पोजीशन और टाइम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, यानी कि उसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है और उसकी टाइम भी चेंज हो सकती है। पोजीशन तो हमारे पास किसमें भी चेंज हुई थी, हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हुई थी, लेकिन टाइम को क्या मान लिया था उन्होंने, एब्सोल्यूट मान लिया था, यही गलती थी। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन किस पर बेस्ड है, रिलेटिव टाइम पर बेस्ड है। ठीक है, तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो वो क्या है, लोरेंस डेवलप्ड ए ट्रांसफॉर्मेशन विच इज वैलिड फॉर स्पीड ऑफ लाइट एंड बेस्ड ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया है। तो वही लेट देयर आर टू फ्रेम्स एस एंड एस डैश, ये थ्योरी तब आपको रट गई होगी, सिंपल वही थ्योरी लिखनी है जो गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में थी। एस डैश इज मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू एस, एंड एक पॉइंट p, लेट p एक्स वाई जेड बी द स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इवेंट हैपन इन फ्रेम एस एंड दिस। तो ये तो सिंपल वही थ्योरी है जो हमने पहले देखी थी। तो हमारे पास ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास एक फ्रेम एस है, दूसरा फ्रेम एच डैश है, जो वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है यहाँ तक, और हमारे पास एक पॉइंट पी है जिसके एस के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड टी, और किसके रेस्पेक्ट में है ये, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश है फ्रेम एस डैश के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास एक्स है, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास एक्स डैश है, और ये वाला डिस्टेंस वी टी है। अब अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो गलत होगा, तो लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चेंज किया इन्होंने, बस माइन्यूट से चेंज किया। ये जो हमारे पास एक्स है वो, यानी कि एक्स डैश जो है वो एक्स माइनस वी टी के बराबर नहीं होता, बल्कि इसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एक्स डैश इसको इक्वल नहीं करेंगे एक्स माइनस वी टी के, वो क्या बोलेंगे कि एक्स डैश जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एक्स माइनस वी टी के। उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, उस फैक्टर से ये हमारे पास पोजीशन और टाइम चेंज हो रहे थे, तो हमें उस फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, फिर उस फैक्टर से हम आगे की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से इतने थ्योरी लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, लोरेंस assume that, क्या assume किया था उन्होंने कि that a measurement in the x direction in s is proportional to that in s dash। ठीक है, तो वो क्या था, उसके प्रोपोर्शनल था, उसके माइनस के बराबर नहीं आ रहा था, यानी कि डिफरेंस के बराबर नहीं था। सो इन फ्रेम एस डैश, फ्रेम एस डैश की बात करते हैं, तो फ्रेम एस डैश में जो हमारे पास पोजीशन ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बराबर किसमें था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहीं पर यही माइन्यूट चेंज था दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्स माइनस वी टी के। ठीक है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, तो एक हमारे पास क्या आता है कांस्टेंट, लेट्स से गामा इज द कांस्टेंट, तो एक्स माइनस वी टी। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मेथड तो दो तीन बहुत हैं, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है, इसी से करना। उसमें क्या होता है कि हम अगर एक्स डैश है तो उसमें गामा डैश माना हुआ है कहीं पर, तो इस तरीके से सोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो आप एक ही कांस्टेंट मानना गामा, और फिर दूसरी इक्वेशन में गामा। कई बुक्स में दिया हुआ है कि इस फ्रेम एच डैश में उसको गामा लिया गया है और फ्रेम अलग में उसको कुछ और लिया गया है, तो दोनों की वैल्यू लास्ट में सेम ही आती है। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन फ्रेम एस, फ्रेम एस में क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा
एक्स इज इक्वल टू, फ्रेम जब इसमें जाते तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता था, तो यहाँ भी प्रिपोर्शनल लगाएंगे पहले हम, एक्स डायरेक्टली प्रिपोर्शनल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश। क्लियर है। यहाँ से फिर एक्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, इक्वेशन नंबर 2। एंड एज यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू वाई डैश ही रहेगा और z इज इक्वल टू जेड डैश ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या मूव कर रहे हैं, पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो उनकी पोजीशन में कोई चेंज हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, एक्स डैश की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या काम करेंगे, एक्स डैश, ये जो एक्स डैश की वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुटिंग द, या फिर हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ एक्स इन एक्स डैश, तो हमारे पास एक्स डैश क्या हो जाएगा, सॉरी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ये एक्स थी और एक्स डैश वाली थी, यानी कि एक्स डैश की वैल्यू को किस में पुट करेंगे हम, एक्स में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डैश इन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू गामा, यहाँ पर क्या था एक्स डैश की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम, गामा एक्स माइनस वी टी, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा वी टी डैश। क्लियर है। इस गामा को ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स अपॉन गामा इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे गामा एक्स माइनस गामा वी टी प्लस वी टी डैश। तो यहाँ से वी टी डैश, हमें बस टी और टी डैश में आपस में रिलेशन निकालना है कि क्या रिलेशन आएगा, तो वही हमें देखना है, तो बस टी और टी डैश निकालेंगे और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास तीन चीज निकालनी है हमें, टी, टी डैश और गामा, तो ये तीनों निकलते हैं हमारे पास, यही लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होंगे, जैसे जैसे हमने उसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन देखे थे, ऐसे ही हम उसमें फिर ये सब यूज कर रहे होंगे। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो वी टी डैश इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, वी टी डैश ऐसे ही रखा, इन सबको इधर ले गए तो हो जाएगा एक्स अपॉन गामा माइनस गामा एक्स प्लस गामा वी टी। ठीक है, वी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो टी डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी गामा माइनस गामा एक्स अपॉन वी, और प्लस हमारे पास वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास गामा टी। क्लियर है। फिर टी डैश इज इक्वल टू, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, एक्स और वी, तो एक्स और वी, तो गामा टी तो एज इट इज रहेगा। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन निकाल लेंगे हम, इसमें देखो पहले हम इसमें क्या काम कर सकते हैं, इसको आगे रखना, माइनस का कॉमन निकालेंगे हम। सपोज करो मैंने कॉमन निकाल लिया गामा एक्स अपॉन वी कॉमन निकाल लिया, तो ये पूरा कॉम्प्लिकेशन कॉमन, वन बचेगा अंदर, वन माइनस एक्स बाहर हो गया, गामा निकाला है तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर कुछ नहीं ऐसे ही रहेगा, और नीचे वी, वी तो कॉमन निकल गया गामा का स्क्वायर। क्लियर हो गया ये कैसे निकाला है हमने, यहाँ से मैंने ये उसको इक्वेशन को टर्म पूरी बाहर निकाल लिया इस वाले टर्म को, तो अंदर से जो जो बचेगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब गामा से गामा कैंसिल होकर ये टर्म आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन को नंबर देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये सिंपल था। यहाँ से यही हमारे पास टी डैश का मतलब क्या है कि टाइम इन फ्रेम एस डैश, तो यही फ्रेम किसके लिए हो जाएगा, फ्रेम एस के लिए क्या हो जाएगा, वहाँ पर टी हो जाएगा, और जहाँ पर यानी जहाँ पर डैश है वहाँ से डैश हट जाएगा, और जहाँ डैश नहीं है वहाँ डैश आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिमिलरली फॉर फ्रेम एस वी कैन शो, हम क्या दिखा सकते हैं उसमें, तो फ्रेम एस में क्या हो जाएगा, जहाँ टी डैश है वहाँ पर क्या लिख देंगे, टी इज इक्वल टू, यहाँ से गामा टी डैश, गामा टी डैश, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है साइन भी चेंज हो जाएगा।
के एक्स डैश अपॉन वी 1 - 1 अपॉन k²। के नहीं, इसको गामा माना था हमने, 1 - 1 अपॉन गामा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया था हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया, और इक्वेशन नंबर 4 ये हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट दोनों ही फ्रेम्स में क्या होगी, सेम होगी, और ये किसने बताया था, आइंस्टीन ने। सो यहाँ पर लिखेंगे, सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन स्पेशल आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स। और ये याद है क्या है, ये हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट था, हमारे पास 2 पोस्टुलेट दिए थे ना उन्होंने, तो ये इसका सेकंड पोस्टुलेट था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या था कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स सेम इन ईच इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है। देन 4s के लिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सी टी, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी टी, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और 4 x डैश फ्रेम के लिए x डैश इज इक्वल टू सी टी डैश। ठीक है यहाँ तक। तो हम क्या काम करेंगे, सी टी यहाँ पर x और x डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, फिर अब सिंपल मेथड है, बस प्रोसीजर को फॉलो करते रहिए, और ऐसे ही हर एक पूरा डेरिवेशन होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हमने ड्राइव की थी अभी, और x डैश की वैल्यू जो अभी हमने देखी थी, और t की वैल्यू और t डैश की वैल्यू को सिंपल पुट करेंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगी, उसको सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर हम, यूजिंग इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी। यहाँ पर हम एक्स डैश की वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, तो एक्स डैश क्या हो जाएगा, सी टी डैश इज इक्वल टू गामा, और एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, सी टी माइनस वी टी। तो ये इस सिंप्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, सी टी डैश इज इक्वल टू, टी कॉमन निकल जाएगा तो गामा टी, अंदर बचेगा सी माइनस वी। इक्वेशन नंबर इसको मान लिया 5th। एंड ऐसे हम किसको यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 में भी सेम यूज करेंगे। इक्वेशन 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, वो क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस वी टी। अब ये बोलेंगे ये इक्वेशन कहाँ से थी, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखना तब ये समझ में आएगा, क्योंकि हर बार हर एक चीज़ को इतना डीपली नहीं समझाया जा सकता, उसके लिए अलग लेक्चर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तभी समझ में आएगा जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर होगा। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, नाउ x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, सी टी इज इक्वल टू गामा, और x डैश की जगह पर सी टी डैश प्लस वी टी, यहाँ पे वी टी डैश हुआ करता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी टी इज इक्वल टू गामा टी डैश सी प्लस वी। इक्वेशन नंबर 6। अब देखो हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, और इन 2 इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, मुझे दिख रहा है टी, टी डैश और गामा, यहाँ पे भी टी, टी डैश, गामा। तो मुझे ये सोल्व करनी है, तो मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ, टी और टी डैश की वैल्यूज के लिए। मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ, तो क्या होगा, यहाँ से क्या बनेगा, सी स्क्वायर टी टी डैश गामा स्क्वायर टी टी डैश, तो टी टी डैश से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल एक वेरिएबल बच जाएगा विच इज गामा स्क्वायर। तो हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, ये हो जाएगा सी टी सी स्क्वायर टी टी डैश। ठीक है, इस इक्वेशन के इसमें मल्टीप्लाई किया, गामा गामा स्क्वायर गामा स्क्वायर टी टी डैश, और सी माइनस वी और सी प्लस वी क्या हो जाएगा हमारे पास, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो टी टी डैश से टी टी डैश कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ से गामा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर,
तो गामा स्क्वायर सी को हम नीचे लेके चले जाएंगे इसके 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो गामा इज इक्वल टू, अरे सर ये क्या आ गए, तो देखा देखा सा लग रहा है। हाँ बच्चा, ये देखा देखा ही है। जो हमने देखा था ना कितने फैक्टर से टाइम डायलेशन हो रहा था, कितने फैक्टर से लेंथ कॉन्टैक्ट कर रही थी, तो ये वही फैक्टर आया है हमारे पास निकल के। वो हमने कल ड्राइव नहीं किया था, वो हमने बस डायरेक्ट एनिमेशन में देखा था, तो आज हमने वो ड्राइव भी कर लिया कि कितने फैक्टर से हमारे पास टाइम डायलेशन होगा, कितने फैक्टर से हम लेंथ कॉन्टैक्ट करेगा। तो ये फैक्टर अभी हम आगे भी देखेंगे कैसे कैसे टाइम डायलेशन कर रहा है इस फैक्टर से। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आ गई है, उस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई जो हमारे पास आइंस्टीन ने बताई थी, यानी रिलेटिविटी स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कि इतने फैक्टर से क्या कर जाता है, वो हमारे पास कॉन्टैक्ट कर जाता है या फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है टाइम में और पोजीशन, यानी जितनी भी चीज़ आइंस्टीन के अकॉर्डिंग थी। हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं खाली, क्योंकि बाकी के लिए तो हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था ही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बाद इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, टी और टी डैश में पुट करेंगे, तो हमारे पास टी और टी डैश निकल जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ गामा इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या थी, एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस बी टी। एक सेकेंड, बी टी। तो एक्स डैश की जगह पर एक्स डैश तो एज इट इज रहेगा, गामा की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 1 यानी कि यहाँ से एक्स माइनस बी टी डिवाइड बाय अंडर रूट में 1 - v² बाय सी स्क्वायर। तो हमारे पास पोजीशन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होती थी पोजीशन, एक्स डैश माइनस एक्स डैश क्या होता था, एक्स माइनस बी टी होता था। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग था, गैलीलियन के अकॉर्डिंग। और लोरेंस के अकॉर्डिंग क्या है, ये डिफरेंस भी याद रखना, एमसीक्यू पे पूछा जा सकता है, एक्स माइनस बी टी डिवाइड बाय 1 - v² बाय सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि किसी बॉडी की पोजीशन भी स्पीड ऑफ लाइट में, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव तो हम कर नहीं सकते, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के आसपास। जैसे मैं बात करूं, अगर स्पीड ऑफ लाइट सी है तो हम लगभग 0.8, 0.7 या फिर ट्वाइस ऑफ सी तो हो ही नहीं सकता, वन वन ऑफ 0.1 टाइम्स ऑफ सी, यानी कि अराउंड अराउंड सी की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। अब रियल लाइफ में क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि रियल लाइफ में हमारी वेलोसिटी बहुत कम होती है, तो हमें सिंपल यही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाला चेंज दिखता है। अभी हम ये भी देखेंगे कि इससे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ तक आ गया हमारे पास एक्स डैश आ गया। सिमिलरली हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहाँ प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वी टी डैश डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश होगा यहाँ पर एक्स डैश प्लस वी टी डैश 1 - v² बाय सी स्क्वायर। तो ये सब याद रखनी है वैल्यू, इक्वेशन को नाम देते जाते हैं। हमने कहाँ कहाँ तक इक्वेशन निकाल ली, ये कहाँ तक हो गया था, इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास ये हो जाएगा। इक्वेशन नंबर, तो हम गामा की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब बात करते हैं टी और टी डैश के लिए। तो टी क्या था हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास जो हमारी इक्वेशन आई थी वो थी टी डैश इज इक्वल टू के टी माइनस के एक्स अपॉन वी 1 - 1 अपॉन के। ये मैंने के गामा में कंफ्यूज मत होना, ये के जो लिख रहा हूँ मैं, के इज इक्वल टू गामा ही है, बस कांस्टेंट है तो इसलिए मैंने सब जगह गामा यूज़ किया है। तो गामा, ये क्यों के और गामा, क्योंकि मैंने 2-3 बुक्स देखी हैं, तो दो कहीं पर इसमें के यूज़ किया गया, कहीं पे गामा, तो मेरे माइंड में वही आ रहा है, कहीं मैं के लिख देता हूँ कहीं गामा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बस कॉन्स्टेंट है। तो अभी हम गामा यूज़ कर रहे हैं, तो गामा, तो ये गामा की यूज़ हो गया। तो हमें क्या चाहिए, गामा का स्क्वायर। मुझे गामा तो पता है यहाँ से, तो मुझे और क्या चाहिए यहाँ पर, 1 - 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू और चाहिए कि, तो हम उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सिंस गामा इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 - v² बाय सी स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 1 - गामा स्क्वायर। ये कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/(1 - v² बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - v² बाय सी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन गामा स्क्वायर इज इक्वल टू v² बाय सी स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर किसमें, ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी थी, इक्वेशन नंबर शायद 4 थी ये, एक सेकंड में चेक करने दो। ये इक्वेशन नंबर 3 थी, इक्वेशन नंबर 4 ये थी।
और इक्वेशन नंबर 3 ये थी। ठीक है, तो अब चलते हैं इक्वेशन उस वाइट पेज पर ही अपने। यहाँ तक हो गया था, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अब इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ इन इक्वेशन 3 वो क्या था, टी डैश इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा टी डैश इज इक्वल टू क्या था, गामा टी, टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन वी, और गामा एक्स अपॉन वी, और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू, यहाँ से गामा कॉमन निकल जाएगा यहाँ से भी, तो गामा अंदर में बचेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, और 1 - 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ से वी से वी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ना? तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास टी डैश इज इक्वल टू, गामा की वैल्यू क्या थी, गामा की वैल्यू हमारे पास 1/√में 1 - वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा टी माइनस एक्स वी स्क्वायर, वी से वी कैंसिल तो वी बचेगा एक्स वी बाय सी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। हमारे पास टाइम इस फॉर्म में आता है। अब ये टाइम वो टाइम डायलेशन से रिलेट मत कर देना, ये टाइम है किसी भी फ्रेम में कैसे पोजिशन टाइम डिपेंड कर जाता है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने पर। और वो टाइम डायलेशन था कि स्पीड ऑफ लाइट से चले तो कितने कितने का टाइम डिफरेंस आ जाता है। ठीक है ना? तो ये वाला टाइम अलग है, वो वाला टाइम अलग था, वो हम देखेंगे अभी बाद में। तो टी डैश आ गया। टी डैश का मतलब क्या है कि हमारे पास, इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास एक बॉडी है जो स्पीड ऑफ लाइट की रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, अराउंड अराउंड मूव कर रही है। ठीक है, तो उसकी फ्रेम एस में देखा हमने और स्पेस एस डैश में देखा, फ्रेम एस डैश में। तो उसकी पोजीशन देखी एस में, पोजीशन देखी एस डैश में, तो उन दोनों में रिलेशन निकाला। फिर हम इसमें टाइम देखा, इसमें टाइम कितना लगा एस में, और इसमें टाइम देखा इसमें कितना लग रहा है, तो हमने वो रिलेशन निकाला। तो टी डैश का रिलेशन आ गया। अब देखते हैं हम टी में क्या आएगा। तो सेम टी में माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो चेंज होने वाला है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और डैश की जगह पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर डैश, जहाँ डैश है वहाँ डैश हट जाएगा, जहाँ से डैश नहीं है वहाँ डैश लग जाएगा। तो इन इक्वेशन नंबर 4, नाउ इन इक्वेशन 4, जब इक्वेशन 4 में ये पुट करेंगे तो हमारे पास टी आ जाएगा, टी डैश प्लस एक्स डैश वी बाय सी स्क्वायर डिवाइड बाय √1 - वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन कौन सी आ गई वहां तक, शायद हमारे पास ये हो गया था इक्वेशन नंबर, यहाँ तक हो गया था इक्वेशन नंबर 8 तक। इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 10, पूरा डेरिवेशन ऐसे ही करना है अगर लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लिया जाए तो। अगर स्पेशली पूछा जाए तो टाइम तक बताओ या टी बताओ कैसे चेंज हो रहा है, तो हम टी को भी निकालेंगे तो हमें उसमें एक्स की भी जरूरत होगी, तो इसलिए हमें पूरा ही करना होगा। तो इक्वेशन नंबर 10 आ गई। तो यहाँ तक हमारे पास क्या क्या निकाल लिया हमने, एक्स निकाल लिया, एक्स डैश निकाल लिया, टी निकाल लिया और टी डैश, यानी इनमें आपस में रिलेशन निकाल लिया है। तो यही लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स एक्स डैश में रिलेशन दिखाते थे, वाई वाई डैश में, जेड जेड डैश में रिलेशन दिखाते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टाइम क्या होता था, यहाँ एब्सोल्यूट होता था, लेकिन यहाँ टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम भी चेंज हो जाता है, तो उस टाइम के लिए हमने इक्वेशन ड्राइव की है। क्लियर है? हेयर इक्वेशन 1 2 3, तो जितनी भी हमने इक्वेशन निकाली है, 1 2 नहीं थी हमारे पास, 3 4 5 से लेकर 10 तक आर नोन एज लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। क्लियर है यहाँ तक? ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। तो इससे हमारे पास क्या प्रूफ हुआ, इससे हमारे पास प्रूफ हुआ कि स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इनर्शियल फ्रेम में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट की बात और बता देते हैं, जैसे वहां पर अगर हमारे पास इक्वेशन लिखी है हमारे पास एक्स डैश और टी डैश के फॉर्म में लिखी है जो भी इक्वेशन थी, तो इसको बोलते हैं हम लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर हमारे पास इक्वेशन लिखी है एक्स और टी के फॉर्म में,
तो इसको क्या बोलते थे हम, जैसे हम इनवर्स बोलते थे वहां पर गैलीलियन, ऐसे यहाँ पर इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात थी, ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बताओ या फिर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बताओ। ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम कैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेट करें। तो जितनी भी इक्वेशन आई है सब में डिवाइड बाय 1 - v² बाय c² का फैक्टर है। तो हेयर गामा इज इक्वल टू क्या आया था, 1 - v² बाय c²। ये 1/√1 - v² बाय c² था। इफ अगर हमारे पास v की वैल्यू c से कम होती है, हमें पता भी, और वैसे भी v की वैल्यू अगर c से कम है, देन गामा नियरली नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो एट v लेस देन c क्या होता है हमारे पास, अगर v लेस देन c है, एट v लेस देन c लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस इनटू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो इसके लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीख लिया है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इनके क्या हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस थे, यानी कि इससे हम क्या क्या चेंज कर सकते थे, उसमें हम क्या देखेंगे। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास टाइम डायलेशन देखेंगे, फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइमल्टेनियसली देखेंगे, फिर हमारे पास वही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। तो किस तरीके से चेंज हो रहा है वो हम किससे देखेंगे, इन्हीं इक्वेशन से देखेंगे। तो इसको यहाँ तक अच्छे से मेमोराइज कर लेना। एक बार इसके खुद से 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, वो भी लिख कर, ऐसे वीडियो देखी और ये हो जाएगा नहीं। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है, वो भी खुद से लिखना है नोटबुक में। एक बार जब वीडियो देखो तो साथ के साथ लिखते हो चलो रफली, फिर एक बार खुद से बिना देखे, एक बार समझने के बाद बिना देखे लिखने की कोशिश करो, तो वो तुम्हें जब ही याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, इसलिए मैं वीडियो भी थोड़ी लेंथी बनाता हूँ और आराम आराम से समझाता हूँ, जिससे हर एक चीज़ टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर कुछ टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। और हाँ, चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। कंटेंट, सारा कंटेंट फ्री में मिलने वाला है। अभी 4 सेम स्टार्ट किया है, इसके बाद हम धीरे धीरे सभी सेमेस्टर का टॉपिक्स यहाँ पर लाएंगे, सभी सेमेस्टर का कंटेंट लाया जाएगा। तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक ये हो गया। थैंक यू, और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए।